मिस्टर मेहता का आत्मसम्मान तब जागता है, उनकी आंखें तब खुलती हैं जब राजा जी उनसे कहते हैं कि आप कनकपुर जाइए और वहाँ के जो साहूकार हैं उनकी लड़की रनिवास में लाइए, क्योंकि रानी साहिबा की तबीयत सही नहीं रहती है। तो हम रानी साहिबा से अनुमति ले लिए हैं और उन्होंने अनुमति हमें दे दी है, हम दूसरी शादी करेंगे। और वो लड़की जो साहूकार के है वो अजमेर से पढ़ के आई है, बहुत बुद्धिमान है। जैसे ही राजा साहब की ऐसी बातें सुनती हैं तो मिस्टर मेहता की जो नसों में जो खून रहता है वो बलबला उठता है। और मिस्टर मेहता कहते हैं कि आप मुझे ये राजद्रोह करने के लिए बोल रहे हैं। तो राजा साहब कहते हैं कि ये राजद्रोह नहीं है, इसको राजनीति कहते हैं। बोलते हैं कि राजनीति के चक्कर में आप जिसको विवाह कहते हैं कि उसको लेके आइए, ये विवाह का भी कलंक है। ये विवाह नहीं, विवाह के नाम का ये कलंक है। राजा साहब कहते हैं कि आप होश में तो हैं मिस्टर मेहता, कि आप बोल क्या रहे हैं। मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं ऐसी जो रियासत की जो आपने मुझे दीवान बनाया है, मैं ऐसे रियासत पे थूकता हूँ। लानत है ऐसी रियासत का दीवान होने में मुझे। मेरा मरा हुआ जमीर तो अब जागा है कि वहाँ का राजा अपने मत में इतना चूर हो गया है कि वो एक लड़की के अनुमति के बिना उसको किडनैप करने की बातें करता है। इतना कह के ही वो अपने घर आते हैं और अपना सारा बोरिया बिस्तर मिस्टर मेहता समेटते हैं। और जाने से पहले वो एजेंट, जो पॉलिटिकल एजेंट होता है, उसको एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में वो सारा बयान लिख देते हैं जो उस राज्य में राजा के द्वारा जो प्रजा में अत्याचार होता है वो सब लिख देता है। मिस्टर मेहता चिट्ठी लिख के और चल देते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि मैंने जिस राजा के लिए अपना पुत्र त्यागा, अपनी औरत त्यागी, आज इसी राजा के द्वारा जो मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है ये सही हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरी जो चीज़ें हैं, जो इनके प्रति नमक हराम मतलब मैंने किया, वो ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए। शुरुआत वहाँ से होती है जब राजा साहब के दीवान खाने में मेहता साहब रात दिन पूरी ईमानदारी से काम किया करते थे। पर मेहता साहब को भी कभी राजा साहब खुश नहीं हुए मेहता साहब के काम से। लेकिन मेहता साहब जो भी काम करते थे बड़ी लगन और ईमानदारी से। मेहता साहब के हिस्से में हमेशा तमाम जागीरदारी की किताबें आती थी, उनका बहुत मुआयना करना पड़ता था। लेकिन जो उनके साथ के सहकर्मी थे वो राजा साहब की चाटुकारिता करने में, चपलता में बड़े होशियार थे। लेकिन मिस्टर मेहता बड़े ईमानदार और सज्जनशील व्यक्ति थे, उनसे ये चाटुकारिता नहीं आती थी। इसी कारण राजा साहब उनसे रुष्ट रहते थे। लेकिन 3 साल के अथक प्रयास से मिस्टर मेहता को रियासत का दीवान बना दिया जाता है। लेकिन राजा साहब थे तो थोड़े उग्र स्वभाव के, लेकिन बहुत ही रसिया आदमी थे राजा साहब। उनको शिकार खेलना, संगीत सुनना, फिल्मी गाने सुनना, राजा एकदम शौकीन और रंग रसिया था। ऐसे में जब मिस्टर मेहता का लड़का आता है कृष्णचंद, तो जब वो राजा साहब सुनता है कि कृष्णचंद आए हैं तो उनको बुलाया करता था और कृष्णचंद के साथ शिकार खेलने, संगीत सुनने और फिल्मी संगीत सुनने या फिल्मी जगत के बारे में बात करना राजा साहब को अति पसंद था। उनकी जो रानी साहिबा थी वो भी ऐसी ही थी। रानी साहिबा को भी ज़्यादा मतलब रखती नहीं थी, उनको बस खाने को अच्छा मिले, पहनने को अच्छा मिले और गहने ढेर सारे, तो रानी साहिबा उनमें मगन थी। लेकिन रियासत की जो प्रजा थी वो राजा के द्वारा जो हुए अपमान को वो भूल नहीं सकती थी। वो इतना कुड़ कुड़ के जी रही थी, जो प्रजा थी उस पे पुलिस का इतना अत्याचार था कि वो उनको न ठीक से काम करने देती थी, ना ही जो उनको मुनाफा मिलता था वो पुलिस ले लेती थी, राजगृह में चला जाता था। और राजा को इन सब में बिल्कुल वो ध्यान नहीं देता था।
जब कृष्णचंद्र दूसरी बार लौट के आता है तो जब ये सब देखता है तो वो अचंभित हो जाता है और सबसे पहले वो पिताजी से अपनी बात करता है कि पिताजी ये राज्य में क्या हो रहा है। तो पिताजी बोलते हैं कुछ नहीं, बस पॉलिटिकल एजेंट आ रहा है, उसी के चलते ये सब हो रहा है, गलियां साफ हो रही हैं, इसलिए थोड़ा प्रजा को दिक्कत हो रही है। तो कृष्णचंद्र बोलते हैं कि ऐसा भी कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है, वो सभी देश का होता है और सब में जाता है, लेकिन उसके लिए प्रजा को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी जाती, कई चाहे वो जहाँ का रियासत हो। लेकिन मिस्टर मेहता अपने मालिक के उसमें बिल्कुल नहीं सुन सकते थे। तो मिस्टर मेहता अपने बेटे को ही डांटते हैं कि तुमको इन सब चीज़ों के विषय में जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम 4-5 दिन के लिए आए हो, तुम यहाँ रहो, खाओ पियो खेलो और फिर उसके बाद तुमको फिर से यहाँ से चले जाना है, तो तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। लेकिन कृष्णचंद पहले भी अपने उग्र स्वभाव की वजह से वो 1-2 बार जेल जा चुका था, तो उसको ये भय नहीं पड़ा। वो उद्दंडता के मारे राजा साहब के पास चला जाता है और उससे ये सब सिफारिश करता है। तो राजा साहब को अन्याय संगत बातें लगती है कि ये आज का लौंडा हमको सिखाने आया है कि राज पे मतलब अपनी रियासत पे कैसे राज्य करना चाहिए, अपने प्रजा के प्रति अपना कैसा कर्तव्य करना चाहिए। तुम क्या समझते हो, 2-4 किताबें पढ़ लिए हो तो तुम हमसे ज्यादा निपुण हो गए हो क्या। कृष्णचंद भी आवेश में आके राजा साहब से प्रतिद्वंदिता करने लगता है शब्दों का, और राजा साहब बोलते हैं कि इससे पहले मैं तुम पर गोली मरवा दूं, तुम मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। कृष्णचंद समझ जाता है कि अब ये पहले वाले राजा साहब नहीं रहे हैं, मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। लेकिन जाते जाते कृष्णचंद इतना जरूर बोल के जाता है, ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों तक ये आपकी मनमानी आपके रियासत पे नहीं चलेगी, प्रजा इसका प्रत्युत्तर आपको जरूर देगा। इतना कह के वो चला जाता है। तो राजा साहब तमतमाए हुए मिस्टर मेहता को बुलाते हैं। जब मिस्टर मेहता आते हैं तो उनसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं कि आपका लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, 3-4 दिन में पॉलिटिकल एजेंट आने वाला है, उसके सामने हमारी इमेज कैसे रहेगी। अपने लड़के को बोलिए कि वो रियासत से निकल जाए। मिस्टर मेहता मासूम सा मुँह लेके आते हैं और वो मालिक के सामने जी हुकुम, जी सरकार, जी मालिक, बस जी के अलावा वो कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना कष्ट झेले रहते हैं कि उनको अब कष्ट सहना असाध्य था। वो घर जाते हैं तो औरत के ऊपर तमतमा उठते हैं कि तुम अपने लड़के को समझा नहीं सकती हो। वो राजा साहब, क्या ज़रूरत थी उसको राजा साहब के पास जाने की। औरत भी नहीं मानती है, औरत भी ये विरोध करती है अपने पति का। जब वो रानी के पास जाती है कि भाई मेरे लड़के ने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला, तो रानी भी उनके ऊपर क्रोध में आके राजा साहब से शिकायत करती हैं। तो राजा साहब को बोलता है बेटा तो बेटा, माँ भी ऐसी है। तो माँ को भी वो मिस्टर मेहता से कहते हैं कि अपनी लड़का तो निकाल चुका है, अपनी औरत को भी आप रियासत से निकाल दीजिए। औरत भी चली जाती है और मिस्टर मेहता जाते जाते यही सब पश्चाताप लिए वो चल देते हैं। यही सब सोचते कि मैंने इस राजा के लिए क्या क्या किया और इसने क्या मेरे साथ किया, मुझसे ये उद्दंडता करवा रहा है। एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर ये शादी उससे करना चाहता है, ये विवाह के नाम पे ये कलंक है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय। ये स्टोरी